अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। तो पाकिस्तानियों, जश्न आज़ादी मुबारक। ये अल्फाज कहना कितना आसान है, पर क्या हमें इसके पीछे की जो लाजवाब कुर्बानियां हैं इनकी दास्तान पता है? पर शायद नहीं, क्योंकि अगर हमें ये सब पता हो तो हम ये 14 अगस्त वाले दिन यूं सड़कों पे सिलेंडर निकाल के और बाजे बजाते हुए ये दिन ना गुजारें, और ना ही 13 अगस्त की रात 12 बजे पूरे माहौल को गोलियों की आवाज से गूंजने, बगैर ये जाने कि जितनी स्पीड से गोली ऊपर जाती है उतनी स्पीड से गोली नीचे भी तो आती है। और ऐसे ही नाखुशगवार वाकयात हम हर साल सुनते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं। तो क्या यही आजादी है? और यही आजादी का मतलब है। अगर हमें उन लाजवाब कुर्बानियों का एहसास हमारे दिल में हो तो हम 14 अगस्त कभी ऐसे ना मनाएं, बल्कि हम नवाफिल पढ़ के इस दिन को मनाएं कि आजादी कितनी बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमें अता करी है। पर अफसोस शायद हम तारीख से बहुत दूर हैं, जबकि हमें इस चीज का एहसास नहीं कि ये मुल्क हमने कैसे हासिल करा। दोस्तों, तहरीक आजादी अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इस तहरीक में बुजुर्ग, बच्चे और जवानों का जज्बा देखने लायक था और काबिल तारीफ है। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस तहरीक में पतंगबाजों का भी कोई किरदार है? जी हाँ, बड़े सगीर के पतंगबाजों का भी इस तहरीक में बहुत बड़ा किरदार है। और ये कैसा किरदार है, ये सब जानने के लिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो पाकिस्तानियों, तो ये थी हमारी आज़ादी के दिन की पहली सुबह। और अब चलते हैं इस अजीम दास्तान के पस मंजर की तरफ। इस बर्रे सगीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की कि जिसकी मिसाल आज तक दुनिया में नहीं मिलती। और यही वो 90 साल है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। पाकिस्तान की कहानी का आगाज 1857 में हुआ और इस कहानी के उस दौर के दो अहम किरदार बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान थे। तो दोस्तों, 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फुल कंट्रोल कर लिया था और फिर उनकी फौज में बगावत शुरू हुई। तो फिर उन्होंने सारे फौजियों को जिन्होंने बगावत की सबको फांसी पे लटका दिया। यहाँ तक के फांसी देने के लिए रस्से कम पड़ गए और दरख्त कम पड़ गए, क्योंकि उस दौर की कुछ पेंटिंग्स हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं थी कि जहाँ लाशें ना लटकी हुई। और ये सब करने की वजह ये थी कि अंग्रेज के खिलाफ आइंदा कोई आवाज न उठा सके। मतलब कि एक जुल्म का बाजार गर्म था। और ऐसे में फिर किरदार आता है सर सैयद अहमद खान का, जो अगर ना होते तो आज पाकिस्तान भी ना होता। और उस दौर में सर सैयद अहमद खान का किरदार मुसलमानों के लिए एक रोशनी के मीनार के मानद था। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों से मुतालबा करते थे कि मुसलमानों को गवर्नमेंट में जॉब दी जाए। उससे पहले किसी में इतनी जुर्रत ना थी जो मुसलमानों के लिए इतना बड़ा मुतालबा करता, क्योंकि मुसलमानों का सियासी और माशी हकूक का कत्लेआम हो रहा था और कोई उस दौर में सर सैयद के अलावा बोलने वाला नहीं था। और फिर सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला लिखा, असबाबे बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, उनको तालीम नहीं मिल रही। इस तरह तो मुसलमान बहुत पीछे रह जाएंगे और हिंदू आगे निकल जाएंगे। और इस तरह मुसलमानों के हकूक का कत्लेआम बगावत का सबब बन सकता है। और फिर सर सैयद ने मुसलमानों की तालीम के लिए एक तहरीक चलाई, जिसे दुनिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानती है। तो दोस्तों, सर सैयद तालीम का मतलब जानते थे और ये जानते थे कि ये तालीम ही है जो मुसलमानों को आगे ला सकती है। और इस तहरीक के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में तबलीग करी कि मुसलमानों को तालीम हासिल करनी चाहिए और तालीमी इदारे बनाने चाहिए। और यहाँ एक बात और बताता चल कि ऑल इंडिया कांग्रेस 1885 में बन चुकी थी, पर सर सैयद मुसलमानों को सियासत में आने से रोकते थे
اور اس کی وجہ یہی تھی کہ سر سید مسلمانوں کی ایک الگ پہچان چاہتے تھے، اور جب ہی سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان اس وقت تمام تر توجہ اپنی تعلیم کی طرف ہے۔ پھر سر سید نے مسلم سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور اس چیز کا مقصد یہ تھا کہ جو مغرب میں تعلیم اور ریسرچ ہوتی ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں میں عام کیا جائے۔ اور دوستو، وہ سر سید ہی تھے جنہوں نے پہلی دفعہ دو قومی نظریہ یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی۔ ہی از دا پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری۔ پر دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے ہوتے ہوئے سر سید نے اتنی آسانی سے مسلمانوں کو پڑھا دیا؟ جب غازی پور میں مدرسہ قائم کیا گیا تو اس کے لیے چندہ بھی تو چاہیے تھا۔ تو جب سر سید نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے چندے کی مد میں دینے کے لیے، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیڈرز سے کہا کہ آپ عوام کو بولیں کہ گھر میں 3 ٹائم کھانا تو پکتا ہے، تو اس طرح ہر مسلم گھر کی خاتون ایک مٹھی آٹا ایک برتن میں الگ سے ڈال کے سنبھال لے۔ پھر تاریخ کیا دیکھتی ہے کہ سر سید احمد خان ہر مہینے ہر گھر کے دروازے پہ جاتے اور اس گھر سے آٹا کلیکٹ کرتے، اور اس کو بیچ کے جو پیسے ملتے وہ مدرسے کے چندے میں لگائے جاتے، اور پھر یہیں سے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ پر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ 1857 سے یہی دیکھا جا رہا تھا کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں کا غلامی کا وقت شروع ہوا تو انگریز ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو دبانا چاہتے تھے، اور انگریز کا موقف یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں جس طرح ہندوؤں کو دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں نے محسوس کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ الیکٹوریٹ اور سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو برصغیر میں ریپرزینٹ کر سکے، پر یہ کام انگریزوں کی اجازت کے بغیر ناممکن تھا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ مسلمانوں کا کون سا لیڈر انگریز کے آگے جا کے یہ مطالبہ رکھے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کانگریس برصغیر میں ہر ایک شخص کو پراپر حق دے رہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ سر آغا خان انگریز وائسرائے کے سامنے مسلمانوں کا یہ مطالبہ رکھیں گے۔ اور پھر دوستو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا، جو اس وقت کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہو جو مسلمانوں کو عزت کے ساتھ دنیا میں ریپرزینٹ کرے۔ اب دوستو بات آتی ہے اس پوری کہانی کے ایک بہت بڑے ہیرو کی۔ اب بات آتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کری۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے سے پہلے قائد اعظم کانگریس کے ممبر تھے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے دوستو کہ ایک دفعہ قائد اعظم انگلینڈ جا رہے تھے اپنی چھٹیاں گزارنے، تو اس سفر میں مولانا محمد علی جوہر بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کرا کہ وہ کانگریس چھوڑیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کریں۔ پھر قائد اعظم نے ان کے آگے ایک شرط رکھی کہ میں ایک شرط پہ مسلم لیگ کو جوائن کروں گا کہ مسلم لیگ کو انگریزوں سے وفاداری چھوڑنی ہوگی، اور جس طرح کانگریس ایک خود مختار ریاست کی بات کرتی ہے، خود مختار حکومت کی بات کرتی ہے، مسلم لیگ کو بھی اسی طرح خود مختار حکومت کی بات کرنی ہوگی۔ اور پھر یوں 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اب دوستو بڑھتے ہیں ایک دلچسپ واقعے کی طرف جو 1928 میں پیش آیا، جب برطانیہ سے انگریزوں نے ایک کمیشن بنا کے ہندوستان کی طرف بھیجا جس کا نام سائمن کمیشن تھا۔ اور اس کمیشن کا مقصد یہ تھا، انگریزوں نے انڈین لیڈرشپ سے 1919 میں جو ایکٹ سائن کرا ہوا تھا کہ 10 سال بعد یہ اپنی پالیسیز کو ریفارم کریں گے یا اس میں کوئی رد و بدل کریں گے، پر برصغیر کے مسلمانوں کو یہ بات قبول نہ تھی، اور ان سب میں کانگریس بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اور پھر سائمن کمیشن کے خلاف انڈیا میں بہت زیادہ احتجاج ہوئے، اور سائمن کمیشن جہاں جہاں سے گزرتا تھا تو ہندوستانی کالی جھنڈیوں اور جوتوں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے اور سائمن گو بیک کا نعرہ لگاتے تھے۔ جس ہندوستانی کو انگلش تک نہ آتی تھی ان لوگوں نے بھی یہ نعرہ رٹ لیا تھا۔ تو پھر اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سائمن کمیشن کی جو میٹنگ تھی وہ کسی ایسے علاقے میں بلائی گئی
जो आबादी से बहुत दूर था और उसमें सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। और फिर बर्रे सगीर के उस दौर के माहिर पतंगबाजों ने वो काम करा जो आज तक तारीख में याद रखा जाता है। वो पतंगबाज फिजिक्स की कैलकुलेशंस के भी माहिर थे, तो उन्होंने पतंग उड़ाई और अपना हिसाब किताब लगाकर पतंग की डोर को हाथों से तोड़ दिया और पतंगें एग्जैक्ट उसी जगह जाके गिरी जहाँ पे साइमन कमीशन की मीटिंग चल रही थी और उन पतंगों पे लिखा था साइमन गो बैक। और फिर इसके बाद एक वाकया ये पेश आया कि कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना जो समझते थे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ मुखलिस थी, मोतीलाल नेहरू के प्रपोजल के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में 1916 में लखनऊ पैक्ट में जो मुआहदे मुसलमानों के साथ साइन करे थे उनको एक एक करके रद्द कर दिया गया था और इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि मुसलमान बाकी अक़लियतों की तरह सिर्फ एक अक़लियत है और ये कि मुसलमानों को 1/3 नहीं 1/4 की नुमाइंदगी दी जाए। और नेहरू का मानना ये था कि सिर्फ हिंदू ही अंग्रेजों के साथ मशावरत करके हुकूमत बना सकते हैं क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। और फिर तारीख हमें बताती है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट के बाद इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उनके आंसू टपक पड़े। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितना मुसलमानों का दुख अपने दिल में रखते थे और उन्हें बखूबी अंदाजा था कि इस रिपोर्ट के बाद मुसलमानों को कितना सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्ना सिर्फ सियासतदान नहीं थे बल्कि बर्रे सगीर के एक बहुत अजीम लीडर थे और बहुत मजबूत नफ्स के मालिक थे। पर यह बात उनसे बर्दाश्त ना हुई और वो जानते थे कि उनके मकसद की असल अहमियत क्या है। ये थे हमारे जिन्ना, द मैन ऑफ प्रिंसिपल, द डायनेमिक पर्सनैलिटी विद द ब्यूटीफुल हार्ट। अब दोस्तों बात तहरीक पाकिस्तान की हो और अल्लामा इकबाल का जिक्र ना आए तो ये दास्तान अधूरी है। अल्लामा इकबाल तारीख की वो दूसरी शख्सियत थी सर सैयद के बाद जिन्होंने दो कौमी नजरिया यानी कि 2 नेशन थ्योरी दी। 1930 में इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने एक खुतबा दिया जिसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए की बात करी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनकी रिवायतें और कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इस तरह इन दो कौमों का एक खित्ते में रहना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहीं और या हिंदुस्तान में एक अलग जमीन दी जाए जहां वो अपने कल्चर और कोर वैल्यूज के साथ रह सकें। और इस चीज को हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और इस चीज के लिए अल्लामा इकबाल की नजरों में जो शख्सियत थी वो कायदे आजम थे जो इनके ख्वाब को ताबीर दे सकते थे। पर दोस्तों ये सफर इतना आसान ना था। फिर 1937 में मुस्लिम लीग बुरी तरह इलेक्शन हार गई और दूसरी तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट का हिस्सा बन गई और इस तरह मुसलमानों पे एक सख्त दौर का आगाज हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह बनाई कि जो सिर्फ उनके अपने मफाद में थी। गवर्नमेंट इदारों में गांधी की तस्वीरें लगना शुरू हो गई, वंदे मातरम को कौमी तराना करार दे दिया, स्कूल जो थे मंदिरों में कायम किए गए और मुसलमान बच्चों को जबरदस्ती वहां भेजने का कहा जाता, फिर वहां उनसे पूजा करवाई जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मसाजिद में अजान का वक्त होता तो मसाजिद के बाहर ढोल बजाए जाते और मुसलमान लड़कियों को कहा जाता कि तिलक लगाएं। और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ इन सब हरकतें गवर्नमेंट ने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया और फिर ये जुल्म और सितम 1939 में इख्तिताम पजीर होते हैं जब कांग्रेस राज अपने अंजाम को पहुंचता है और फिर जिन्ना की कॉल पर पूरे बर्रे सगीर के मुसलमान यौम निजात मनाते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं। और यूं कांग्रेस को एहसास हुआ कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग का साथ ना देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी। और दूसरी तरफ मुसलमान एक बात को समझ चुके थे कि अंग्रेज के होते हुए कांग्रेस की हुकूमत में आज हमें इतनी मुश्किलात सामने आ रही हैं, तो कल को जब अंग्रेज नहीं होंगे तो हिंदू मुसलमानों का क्या हाल करेंगे। और फिर
बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक बात समझ आ गई कि मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुसलमानों को उनका हक दिलवा सकता है, और इस तरह बर्रे सगीर के मुसलमान जोक दर जोक मुस्लिम लीग में शामिल होते गए और इस तरह मुस्लिम लीग को मजीद पॉपुलैरिटी मिली और एक मजबूत जमात बन के बर्रे सगीर में सामने आई। और कायदे आजम को मुसलमानों का ये जज्बा देख के बहुत एतमाद और ताकत मिली और फिर कायदे आजम ने यह फैसला किया कि अब वक्त आ पहुंचा है कि हम एलानिया तौर पे एक खुद मुख्तियार मुसलमानों की रियासत का ऐलान करें। और फिर 1940 में कायदे आजम ने एक जलसे का ऐलान करा और लोग बगैर कुछ जाने कि उस जलसे में क्या बात होगी, कायदे आजम को सुनने का जज्बा लिए जोक दर जोक लाहौर की तरफ बढ़े। और फिर लाहौर में जब कायदे आजम ने अपना खिताब शुरू करा, जर्नलिस्ट बताते हैं कि पूरे मैदान में इतनी खामोशी हो गई कि एक सुई गिरने की आवाज तक भी सुनाई दे सकती थी। तो दोस्तों, ये 23 मार्च 1940 का दिन था जब ये करारदाद पास हुई कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वो एक नई रियासत बनने जा रही है। और यूं सर सैयद अहमद खान की वफात के 50 साल बाद उनका लगाया गया पौधा अब जाकर दरख्त बन चुका था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के मुजाहिद बन चुके थे। और फिर ऐसे में 1946 के इलेक्शन आन पहुंचते हैं। मुस्लिम लीग के लिए ये डू और डाई मैच था और फिर तारीख ने अपने ही माजी पलटते देखे। मुस्लिम लीग जो 1937 के इलेक्शन में सफ़े हस्ती से मिट चुकी थी, वही मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन के उभरी। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अगर मैं यहाँ आपसे एक बात पूछूं कि किसी शख्स को ये मालूम हो जाए कि उसके पास जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं, तो उसकी कैफियत क्या होगी? यकीनन वो जीते जी मेंटली तौर पे ही मर जाएगा और उसका जज्बा उससे पहले मर जाएगा। पर दोस्तों, तारीख ने एक ऐसा अजीम लीडर भी देखा जिसे उसके डॉक्टर ने कहा कि आपके पास जिंदगी में सिर्फ 2 साल बचे हैं। तो पता है पलट के उन्होंने क्या जवाब दिया कि इट्स ओके, और इस बात को एक राज ही रखिएगा, क्योंकि कायदे आजम जानते थे कि आज मुसलमान जिस मोड़ पे खड़े हैं वहां पाकिस्तान बनने जा रहा था। और जब बर्रे सगीर के मुसलमानों को मालूम पड़ेगा कि उनका लीडर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो उनके हौसले भी कहीं पस्त ना हो जाएं। और फिर कायदे आजम ने फैसला करा कि जो भी करना है इन 2 सालों में करना है, और यूं उन्होंने अपनी जद्दोजहद मजीद बढ़ा दी। 1947 का साल मुसलमानों के लिए इतना आसान ना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटबेटन को 1947 में हिंदुस्तान की तरफ भेजा, क्योंकि ब्रिटिश और कांग्रेस हरगिज नहीं चाहते थे कि दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का नाम आए। और यूं बर्रे सगीर में हर तरफ आग लग चुकी थी, फसादात अपने अरूज पे थे और गली मोहल्लों में लाशों के अंबार लग चुके थे। पर तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था और ऐसे में फिर 14 अगस्त 1947 में आजादी का सूरज तुलू होता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का नक्शा उभर के आता है। दोस्तों, ये आज़ादी का ख्वाब इतना आसान ना था। तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने हिजरत करी और हमारे 10 लाख के करीब मुसलमान शहीद हुए इस हिजरत में। कई खानदान की बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, पर इन सब चीजों के बावजूद मुसलमानों का जज्बा कभी कम ना हुआ। और इन सब के पीछे कायदे आजम की लीडरशिप का बड़ा कमाल है कि उन्होंने कौम का जज्बा कभी नीचे नहीं आने दिया। और फिर उनको साथी भी वैसे ही मिले, क्योंकि एक नया मुल्क बना है और मुल्क चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और नए साल के लिए बजट नहीं था। ऐसे में भावलपुर के नवाब और निजाम दक्कन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कायदे आजम को भरपूर डोनेशन दी। और दोस्तों, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा लियाकत अली खान का, कि जो उस वक्त के बहुत बड़े नवाब थे और 200 गांव उनकी मिल्कियत में आते थे। उन्होंने ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। और जब 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, तो जब उनकी बनियान निकाली गई तो वो तक फटी हुई थी
اور پھر جب بیگم لیاقت علی سے پوچھا گیا کہ کیا لیاقت علی خان نے انہیں کوئی پراپرٹی الاٹ کی تو انہوں نے جواب دیا نہیں، اور نہ ہی اس چیز کے لیے کوئی درخواست دی گئی۔ تو دوستو کیا کمال لوگ تھے اور کیا کچھ کر گئے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان کا بننا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ کانگریس کی لڑائی تو صرف انگریزوں سے تھی، اور اس کے برعکس مسلم لیگ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی جماعت تھی، پر مسلم لیگ نے کانگریس اور انگریز دونوں سے لڑ کے پاکستان حاصل کرا۔ تو دوستو یہ ہے ہماری آزادی کے پیچھے کی کہانی، پر کیا آج ہم اس آزادی کا احترام کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے؟ ہم بجائے نفل پڑھنے کے آزادی والے دن فائرنگ اور باجے بجا کر نہ جانے کس قسم کا جشن مناتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس مقصد اور نعرے پہ یہ ملک آزاد ہوا، اللہ پاک اس مقصد کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان قوموں کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں، طلوع صبح آزاد۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔